जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की पहली इकाई यानी कि यूनिट फर्स्ट के पहले अध्याय, जिसका नाम है सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स एवं ओटो स्मिड की परिकल्पनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम सौरमंडल की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है, वो जानने का प्रयास करते हैं। सौरमंडल का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि जो सूर्य का परिवार है, सूर्य और उसके जो 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों के जो उपग्रह हैं और बाकी के छोटे पिंड, एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु वगैरह हैं, उन सभी को हम सौरमंडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इस तरह से हैं। लेकिन सौरमंडल पढ़ने से पहले आप जो कक्षा 6वीं का लेसन है सौरमंडल, एसएसटी की बुक में सौरमंडल लेसन है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में सौरमंडल का परिचय बड़ी स्पष्टता से दिया हुआ है। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले वो अध्याय अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल कुछ जनरल फैक्ट्स जो कि सौरमंडल के बारे में है उनके बारे में देखेंगे। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के जो 3 सिद्धांत हैं आपके सिलेबस में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सौरमंडल। निहारिका यानी कि नेबुला को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के कई सारे उपग्रह हैं। यहाँ पर मैंने 122 उपग्रह लिख रखे हैं, लेकिन वर्तमान में 122 से अधिक उपग्रह हैं, जो कि आप जो कक्षा 6वीं की बुक है उसमें देखकर कुछ नए उपग्रहों के जो नाम है वो लिख सकते हैं, अगर उसमें अपडेटेड डाटा हो तो। नहीं तो फिर ये 122 उपग्रह भी लिख सकते हैं। इसमें जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है कोई भी, इसलिए उनके उपग्रह नहीं दे रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध और शुक्र ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। जो मार्स है यानी कि मंगल, उसका भी 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर के लगभग 53 से अधिक उपग्रह हैं। उसके अलावा शनि के भी 53 से अधिक उपग्रह हैं। यूरेनस के लगभग 27 से ज़्यादा उपग्रह हैं और जो नेपच्यून है उसके भी लगभग 13 से अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये जो मेरी जानकारी में था वो मैंने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा सौरमंडल में लाखों छोटे पिंड जैसे एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स एवं विशाल मात्रा में धूलकण और गैस उपस्थित है। ये सभी सौरमंडल का हिस्सा हैं। इन 8 ग्रहों में सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहले 4 ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। उससे थोड़ी दूरी पर शुक्र का स्थान है और शुक्र के बाद में तीसरे नंबर पर पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी का स्थान आता है और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है। इन सभी चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है, और दूसरा यह कि ये सभी कठोर धातुओं से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की रचना हुई है, सेम उसी पदार्थों से लगभग इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसी तरह इन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया है।
अगले जो 4 ग्रह हैं वो इस तरह से हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशाल ग्रह है। ठीक है, इन सभी ग्रहों को बाह्य या विशाल या जोवियन ग्रह कहा जाता है। बाह्य व आंतरिक ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी स्थित है, जो कि आंतरिक और जो बाह्य ग्रह हैं उनको अलग करती है। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और इनके बाद में क्षुद्र ग्रहों की पेटी प्रारंभ होती है। उसके पश्चात बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का स्थान आता है। यानी कि 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और 4 ग्रह बाह्य या जोवियन ग्रह हैं। आगे देखते हैं। पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, इसीलिए जो बाह्य ग्रह हैं उनको जोवियन ग्रहों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो सारे ग्रह बृहस्पति की तरह विशाल ग्रह हैं। इसलिए बाह्य ग्रह पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। यानी कि सभी ग्रह एक साथ निर्मित हुए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया तथा बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया। देखो, 2006 अगस्त 2006 से पहले हम प्लूटो को भी एक ग्रह की संज्ञा देते थे, लेकिन प्लूटो जो है वो ग्रहों की तमाम शर्तें पूरी नहीं कर पाता, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्योंकि एक ग्रह के लिए जो अनिवार्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं प्लूटो के अंदर नहीं है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है अगस्त 2006 में। आगे देखते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो पृथ्वी है, जिसका घनत्व 5.52 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, जिसका घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो शनि है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि, जिसका घनत्व कितना है? 0.70 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो गया अपना पृथ्वी, जिसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो गया हमारा शनि, जिसका घनत्व 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14,95,98,000 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं हम, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है वो ये है 14,95,98,000 किलोमीटर और लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष प्रकाश का नहीं बल्कि दूरी का माप है। एक साल में प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यानी कि हम प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? हम प्रकाश वर्ष उसे कहेंगे एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। एक प्रकाश वर्ष का जो मान है वो लगभग किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष में ये डाटा शामिल है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये मान है एक प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 1173 करोड़ किलोमीटर है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 1173 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व का मतलब होगा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि शुक्र व अरुण इसका अपवाद है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण नहीं करते सूर्य का। ये पूर्व से पश्चिम यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों के अलावा, यानी कि शुक्र और अरुण के अलावा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण इसका अपवाद है और ये पश्चिम से पूर्व भ्रमण नहीं करते बल्कि पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करते हैं सूर्य का। ठीक है, तो ये कुछ सौरमंडल के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं और आपके भी हो सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिए। अब आगे चर्चा करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं में शामिल है, उनमें हम कास्टे द बफन द्वारा प्रतिपादित जो परिकल्पना है उसको शामिल करते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रतिपादित की, जिसने एक तरह से आने वाले विद्वानों के लिए, आने वाले भूगोलवेताओं, खगोल शास्त्रियों के लिए एक राह बनाई, जिस पर चलकर आने वाले विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अपनी परिकल्पनाओं को प्रतिपादित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक तारक सिद्धांत और एक द्वितारक सिद्धांत या द्वितारक सिद्धांत, यानी कि पेरेंटल हाइपोथेसिस और बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस। तो सब आपके जो सिलेबस में है उसमें सबसे पहली जो परिकल्पना है, जो पहला सिद्धांत है, वह है इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एक तरह से एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं हम इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। देखो, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है वायव्य राशि, यानी कि इनकी जो परिकल्पना है उसमें वायु राशि का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। जो गैसें हैं, वायु राशि है, उसका महत्वपूर्ण रोल इनकी परिकल्पना में रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। यहाँ ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी वो किस पर आधारित है, किसके नियमों पर आधारित है। तो यहाँ पर यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो कांट की
वायव्य राशि परिकल्पना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। आगे देखते हैं, कांट की परिकल्पना अनेक कल्पित तथ्यों पर आधारित है, अर्थात कांट ने अपनी परिकल्पना में अनेक कल्पनाएं की। अनेक ऐसी कल्पनाएं हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसको प्रतिपादित किया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कल्पित तथ्य कांट ने माने। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि अतीत काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ प्रीमोर्डियल मैटर बिखरे थे। कांट ने सबसे पहले यह माना कि जो अतीत काल था, अतीत काल का मतलब बहुत प्राचीन काल का समय, उस काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित यानी कि ईश्वर द्वारा निर्मित कोई आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था। पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये आद्य पदार्थ या कण एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव या उत्पत्ति हुई। ये भी कांट की कल्पना थी। उन्होंने ये माना है कि जो कण थे उन कणों में आपसी आकर्षण और टकराव के कारण ऑटोमेटिक गति और ताप की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, ताप में निरंतर वृद्धि होती गई जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगा। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। यानी कि सर्वप्रथम जो आद्य पदार्थ था वो शीतल था, लेकिन धीरे धीरे आपसी आकर्षण के कारण वो नज़दीक आए, नज़दीक आने के कारण आपस में टकराए, आपस में टकराने के कारण ताप की उत्पत्ति हुई, और ताप की उत्पत्ति होते होते उनकी भ्रमण जो गति थी उसके फलस्वरूप धीरे धीरे वो गतिहीन पदार्थ जो था वो एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। नीहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। यानी कि कांट ने कहा या माना कि जो नीहारिका है वो नीहारिका ताप की उत्पत्ति के साथ ही, ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। उसके आकार में वृद्धि होने लगी जिसके कारण ताप में वृद्धि से नीहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार नीहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित बल का मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से नीहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण, किसकी तीव्रता के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकल गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 गोल छल्ले नीहारिका से अलग हो गए, और ये 9 गोल छल्ले सेम उसी प्रकार से अलग हुए जिस तरह से पहला छल्ला अलग हुआ। यानी कि वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक छल्ले के बनने के पहले लगा था। ठीक है, तो इस तरह से 9 छल्ले नीहारिका से अलग हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ जो कि आगे चलकर 9 ग्रहों में बदल गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा नीहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक नीहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उपर्युक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण या आविर्भाव हुआ। ये कांट का मानना था, यानी कि कांट की
हाइपोथेसिस या परिकल्पना थी, जो कि ये तो हो गई इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब उनकी परिकल्पना में क्या क्या दोष रहे, उसको हम उस इस परिकल्पना के मूल्यांकन या आलोचना में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वप्रथम यह आलोचना की जाती है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कांट ने सबसे पहले यही बात मानी है कि जो कण है उन कणों में आपस में टकराव हुआ और टकराव होने से भ्रमण गति उत्पन्न हुई और ताप उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस प्रकार निहारिका की गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण मानी गई है। तो पहली आलोचना यही की जाती है कि जो कण है उन कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार निहारिका की जो निरंतर गति वृद्धि कांट ने बताई वह वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। दूसरी आलोचना यह है कि कांट की यह परिकल्पना कि आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये भी कांट की परिकल्पना की मुख्य त्रुटि है। कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई उपर्युक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के नियम या स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है और यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। जबकि कांट ने यह माना कि पदार्थों का आकार बढ़ता गया, जैसे ही आकार बढ़ता गया वैसे ही गति भी बढ़ती गई, लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जो कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत है उसके अनुसार यदि किसी पदार्थ का आकार बढ़ता है तो उसकी गति स्वतः ही घट जाती है और यदि गति बढ़ती है तो उसका आकार घटता है। इस तरह से कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार इमैनुअल कांट की जो यह परिकल्पना है वह दोषपूर्ण सिद्ध होती है। इस तरह कांट का सिद्धांत गलत प्रमाणित किया जाता है। ये उनकी कुछ आलोचनाएं की जाती है, लेकिन फिर भी इमैनुअल कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि भविष्य में आने वाले जो विद्वान थे उन विद्वानों के लिए कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है उसने अनेक रास्ते खोले। आने वाले विद्वानों ने वो गलतियां नहीं की जो इमैनुअल कांट ने की। इस तरह से इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, लेकिन अपने आप में उसका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यह आपकी इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।